हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का थर्ड पार्ट, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन वाली चीज़ थी वो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाई थी। रिफ्रैक्शन जो है वो आईसीएसई की टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊंगा। मेरे पास कंसाइज है तो कंसाइज से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है जो आईसीएसई में दिया हुआ है सीबीएसई में, वो सारा कवर अप आईसीएसई से ही हो जाएगा, क्योंकि आईसीएसई में थोड़ी एडवांस चीज़ें जो सीबीएसई में नहीं मिलेंगी। इसी वजह से मैं आईसीएसई पढ़ा रहा हूँ, सो दैट सीबीएसई वालों का भी कवर हो जाए, आईसीएसई वालों का भी कवर हो जाए। ठीक है, सीबीएसईज अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, यू कैन वॉच द फुल वीडियो। एल्स अगर आपको लग रहा है कि ये पार्ट आपके बोर्ड के हिसाब से रेलिवेंट नहीं है, देन यू कैन skip it off. And all the other state board students, same for all of you. आप में से आपको मतलब इसमें से आपको जो भी चीज़ अपने काम की लगे आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? जैसे रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना होता है लाइट रे का, ग्लास मतलब शीशे वगैरह का, मिरर का, वैसे ही एक और फिनोमेनन होता है हमारे पास जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को यार कहीं कहीं पे आपको ऐसे डिफाइन किया हुआ मिल जाएगा कि जब दो अलग अलग मीडियम्स या दो अलग अलग ऑप्टिकल, मैं अभी सब बताऊंगा, ठीक है, दो अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम्स हों। इसको समझ लो OD1 और ये OD2। ठीक है, दो अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम से जब कोई लाइट पास होती है उसमें कुछ डेविएशन आता है। ठीक है, सच फिनोमेना इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। कहीं पे आपको मिलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम जब दूसरे मीडियम से अलग होती है, यानी कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कुछ है, स्पीड 1 और स्पीड 2, तो आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसी और मतलब आपको कई सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। सिंपल सा आपको रिफ्रैक्शन का ये मतलब समझना है कि भैया, इफ़ अ लाइट रे पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, एक से गई दूसरे से आ गई, ये नहीं कि रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, फ्रॉम वन मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। अभी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? तो भाई लाइट के लिए ना कोई दो चीज़ें अलग अलग तब होंगी जब उनमें लाइट की स्पीड अलग अलग हो। मतलब कि ऑप्टिकल डेंसिटी को आप ऐसे समझो कि वो एक किसी भी मीडियम की ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना डेंस है। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना डेंस है। ठीक है, तो अगर दो मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटीज़ अलग अलग है तो लाइट की स्पीड भी उसमें अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि यार ये तो आप सभी को पता है यार, लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है तो आराम से अपना बिना किसी से भिड़े टकराए ट्रैवल कर रही है। अगर ये सॉलिड में ट्रैवल कर रही है तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो जो लाइट है वो ज़्यादा टकरा टकरा के आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंपल सी। हमारे पास रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है, क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है द फेनोमेना in which a light ray suffers some deviation in its path when it travels from one optical medium to another। ठीक, यानी कि एक मीडियम से जब कोई लाइट रे दूसरे मीडियम में जाती है उसमें कुछ इसके पाथ में कुछ डेविएशन होता है, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू द फिनोमेना व्हाट वी कॉल रिफ्रैक्शन। ठीक, ये होता है रिफ्रैक्शन। तो भैया रिफ्रैक्शन जो है हमेशा अकेला नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन को साथ में लेके जाता है। सपोज करो ये आपकी बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री के ऊपर आपके पास कोई मीडियम 1 है, सपोज ऊपर एयर है, नीचे मीडियम 2 है वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है, यानी कि दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटीज़ अलग अलग हैं। तो लाइट के लिए कोई दो मीडियम अलग तभी होते हैं जब उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज़ अलग अलग हों। ठीक है, अब ये लाइट रे गई, ओके, इसमें से
ये रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट मतलब देखो पहले ऐसे जा रही थी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर आ गई, ठीक। लेकिन पूरी की पूरी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ये देखो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई, बना लो नॉर्मल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। वो दिख नहीं लग नहीं रहे क्योंकि स्केल से तो बनाया नहीं नाप के, मान लो दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, आई आर। तो कुछ लाइट का परसेंटेज, बहुत ही छोटा परसेंटेज रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सारा रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। लाइट को जाना कैसे चाहिए, इसके नॉर्मल अच्छे से बना दें, ठीक। लाइट को जाना कैसे चाहिए था भैया, लाइट वॉज सपोज्ड टू गो इन दिस वे, चली कैसे गई, ऐसे चली गई, ठीक है, सिंपल, नो डाउट। इसमें भैया ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पर हम लोग यहाँ क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे तो इसको हटा देते हैं, माना कि रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। एक बार फिर से ये सपोज कर लो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका एंगल आई है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, इसको बैठा दो, ठीक। बस ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, एक एंगल आई और एक एंगल आर, ठीक। दिस इज व्हाट मैटर्स, ठीक, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डेविएशन है ये आता है जब स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में अलग हो, इस मीडियम में अलग हो, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यार है वो, उसके पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि भैया जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में, रेयर मतलब ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की वेलोसिटी तेज़ हो या फिर जो ऑप्टिकली कम डेंस हो, रेयर मतलब लेस ऑप्टिकल डेंस या फिर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा। अगर रेयर से डेंस में जा रही हो, डेंस यानी कि जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो या कह लो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है इंसिडेंट रे जो है या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होता है, ऐसे गई ऐसे चली गई, ठीक है। सपोज सपोज यही रे जो है आपकी वाटर से इसमें जा रही होती, लाइट में, सॉरी वाटर से एयर में जा रही होती, तो क्या होता है इसका, इसका अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा क्योंकि ये इस साइड से जा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो इस केस में अगर आप देखें तो भैया इंसिडेंट एंगल कम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है। तो जब डेंस से रेयर में जाए तो आई बड़ा आर, सॉरी जब डेंस से रेयर में जाए तो आई छोटा आर बड़ा, और जब रेयर से डेंस में आए तो आई बड़ा आर छोटा, ठीक। अब बात कर लेते भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्यों होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या ज़रूरत है ये पढ़ने की, तो चालू करें, चलो देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जो होता है वो हम लोग कैसे देते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये जान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, अभी थोड़ा सा बस ऐसे ही शॉर्ट में बात कर लेते हैं, बाद में अच्छे से जानेंगे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट का सबसे कम होता है 1, किसमें, वैक्यूम में, ठीक, या एयर में भी कह लो, एयर में से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा, ठीक। इसके बाद अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता जाएगा, 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 से कम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता, ठीक है। 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम पे लाइट अपनी मैक्सिमम स्पीड पे ट्रेवल करती है, मैक्सिमम मतलब जो भी उसकी 299 वाली स्पीड होती है ना, किलोमीटर एन आवर, उसी स्पीड पे ट्रेवल करती है, किसमें, जब ऐसे मीडियम में जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी, जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो, ठीक है। बाकी सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, इन सब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। जैसे किसी की 1.33 है, किसी की 1.5 है, और जैसे डायमंड की बहुत ज़्यादा 2.6 कुछ है, समझ रहे हो बात, इसकी सबसे कम होगी, उसके बाद बाकी मीडियम्स की इससे ज़्यादा होती जाएगी, ठीक, ओके, ठीक। अब ज़रा बात करें हम लोग भैया ऐसी कंडीशंस जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें आपके मीडियम तो चेंज हो रहे हैं पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहली, दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो, मतलब
मतलब ये कि ऊपर हमने कोई मीडियम लिया, उसमें स्पीड ऑफ लाइट x है, ठीक है। नीचे वाले मीडियम में भी स्पीड ऑफ लाइट अगर x है तो दोनों मीडियम जो है ऑप्टिकली डेंस, मतलब जो उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी वो इक्वल है। अगर दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट जैसे जा रही थी वैसे ही चलती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। अगर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमसे ये कहती है कि भैया सपोज करो लाइट जो है 90 डिग्री पे मीडियम की बाउंड्री पे फॉल कर रही है। ये मीडियम 1 है, सपोज इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी O1 है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी O2। इस बार ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग है, लेकिन अगर ये 90 डिग्री पे फॉल कर रही है तो बिना किसी डेविएशन के ऐसे सीधी सीधी चली जाएगी, ठीक है। बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें हमारे बहुत ही डीप में जाने लायक। अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल देखते हैं, मेरे को उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वीडियो यहीं पे पॉज कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने एक सेटअप बना रखा है मैंने, आप ध्यान से देखो। पेंसिल हमारी सीधी है, मेरी पेंसिल में कोई झोल नहीं है, ठीक है। पेंसिल बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब मैं इस पेंसिल को पानी के अंदर डालूंगा, देखो पेंसिल को क्या हो गया, पेंसिल के शेप की तो वाट लग गई, डिस्टॉर्शन देख रहे हो, बिल्कुल शेप देखो, लेंथ देखो, पेंसिल कैसे सीधी जा रही थी, सीधी से बिल्कुल टेढ़ी हो गई। ये देखो, ये सीधी है, अंदर जाती टेढ़ी हो गई। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है? यहाँ पर सिंपल सा रिफ्रैक्शन लग रहा है। पहले लाइट रे सीधी जा रही थी, ऐसी लाइट रे का होता है कि ये भैया बाउंड्री है पानी की और एयर की। लाइट रे पहले सीधी थी, अब डेविएशन हो गया उसके पाथ में, अब देखो मैं पेंसिल भी टेढ़ी दिख रही है। आइए बात समझ में। तो ये यही चीज़ होती है और भी जगहों पे। जैसे आपने कभी ऐसा नोटिस किया हो कि आपका कोई सिक्का वगैरह मग में, बाल्टी में गिर गया होता वो नीचे, लेकिन आपको लगता है कि वो तो ये सामने ही दिख रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें रिफ्रैक्शन से, मतलब ये जो भी फिनोमेना आपको मतलब ऐसा अजीब सा लगता है ना, एनॉमली जैसा, वो कोई एनॉमली नहीं होती, वो सिंपल सा रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना वहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है। अब आई होप आपको रिफ्रैक्शन को विजुअलाइज करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी, ठीक। अब चलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया एक लॉ हमारे पास क्या है, वही लॉ है जो हमारा रिफ्लेक्शन में दूसरा लॉ था, वो रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, आई होप समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। सपोज कर लो ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी नॉर्मल है, सॉरी नॉर्मल कह रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे है, ऐसे जा रही थी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। और यहीं पे आपने एक नॉर्मल खींच दिया, तो भैया ये तीनों चीज़ें जो है सेम प्लेन पे हैं, देख लो एक ही प्लेन है आपके पास, कोई तीसरा प्लेन ऐसे वैसे जेड प्लेन नहीं यूज़ हो रहा, सिर्फ एक्स वाई पे दोनों लाई कर रही है, ठीक है। बस इसमें तो कुछ खास था ही नहीं, खास क्या, ये तो बिल्कुल सिंपल सा पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगली चीज़, ये इस चैप्टर का बेस है, बेस क्या है ये, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction is constant for a pair of given media। यानी कि साइन आई इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है किसी गिवन मीडियम के लिए। कोई स्पेसिफिक मीडियम है मेरे पास, सपोज कर लो एयर वाटर का, तो एयर वाटर के लिए साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रहेगा। ग्लास वाटर है, ग्लास एयर है, इनके लिए साइन आई अपॉन साइन आर जो है कांस्टेंट रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस एंगल पे मैं रे को इंसिडेंट करा रहा हूँ, या मैं चाहे जो भी कराऊँ, कैसे भी कराऊँ, ये जो है आपका रेशियो ये कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। भले ही सिंपल सी बात थी, इसमें आपको लगा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। क्या क्या चीज़ें हैं अभी आगे आ रही हैं, रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा। तो भैया इसी को हम लोग, इसी से एक मिलती जुलती चीज़ होती है, इसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। ये दूसरा स्नेल है, ठीक है, ये वो जानवर है छोटा वाला, लेकिन अपना स्नेल लॉ ये नहीं है। स्नेल्स लॉ है SNELLS, स्नेल्स लॉ। क्या कहता है ये? स्नेल्स लॉ हमसे कहता है
यही चीज़ कहता है जो इसने कही, बस वो थोड़े अलग ढंग से कहता है। स्नेल्स लॉ कहता है n1 sin थीटा 1 इक्वल्स n2 sin थीटा 2। अब ये क्या है n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2, समझना है? चलो समझते हैं। ये जो हमें दिया है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू के, ठीक है। ये जो के यहाँ पर कांस्टेंट है, ये के कुछ नहीं है, के जो है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली चीज़ है। थोड़ी देर रुको, ये भी समझ में आ जाएगा। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करके ख़त्म कर दे ज़रा, कुछ खास है नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। देखो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपने पास, किसी भी अगर दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। कोई भी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, कोई भी एक्स वाई जेड दो मीडियम्स है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं आपके पास, और अगर आपको उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सपोज आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, चलो ऊपर से करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, चल बस इतना निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे निकालेंगे? सोचिए, आपको वैसे नहीं आता है, मेरे को पता है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, सोचिए क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे लाइट वाली चीज़ की, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है आर आई ऑफ अ ग्लास, इसका साफ सा ये मतलब है कि देखो आर आई मैंने क्या कहा, दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में निकाला है, मतलब दो चीज़ों के बीच में होता है, ठीक है। ये एक टाइप का एक रेशियो है, ठीक, जो कि एक मीडियम और दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। अगर आपको सिर्फ दिया आर आई ऑफ ग्लास, तो इससे ये समझ लो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अच्छा ऐसा, अगर मेरे को आर आई ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालना है, या फिर अगर मेरे को सिर्फ आर आई ऑफ अ ग्लास दिया है, मेरे को निकालना है सिंपल सा, मैं इसको दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या तो एन से, या फिर इसी चीज़ को हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ग्रीक लेटर होता है म्यू, ठीक, म्यू से भी कर सकते हैं। होगा क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बस आ गया आपका। इससे सीख क्या मिली हम लोगों को? इससे हमें भैया फॉर्मूले के बारे में ये पता चला कि स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाले मीडियम की, यानी कि इस केस में विद रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम कौन सा? वैक्यूम। उसके बाद दूसरी चीज़ है स्पीड, जिसका आर आई निकालना है, आर आई किसका निकालना है? ग्लास का। बस यही है, विद रिस्पेक्ट टू वाले मीडियम की स्पीड जो है वो ऊपर लिखेंगे, जैसे वैक्यूम की स्पीड, वैक्यूम कर दे इसको सीधा एस वैक्यूम, एस वैक, अपॉन आर आई जिसका निकालना है यानी कि एस ग्लास, और ये आ गई आपकी क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज कर लो मेरे को ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना होता, विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा? आर आई विद रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम कौन सा? वाटर, तो ऊपर आ जाएगा स्पीड वाटर, स्पीड वाटर, नीचे आ जाएगा स्पीड ग्लास। बस ये आपका क्या हो गया? म्यू। स्पीड ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखने का भी एक ढंग होता है, सीबीएसई में अलग तरीके से लिखा रहता है, आईसीएसई में अलग, ठीक है। जैसे ये चीज़ जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं म्यू या फिर एन, और एन के एक साइड, इस वाले साइड जिसका आर आई निकालना होता है, जैसे इस केस में ग्लास है तो ग्लास, और ऊपर वाली साइड वाटर इस केस में, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक। तो इसका पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया? पहला फॉर्मूला निकल के आया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन विद रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम अपॉन जिसका आर आई निकालना है वो वाला मीडियम। ओके, चलो बढ़िया। यहीं से मैं एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। क्या? देखो देखो क्या कर सकता हूँ। मेरे को अगर वेलोसिटी निकालना है, समझना ध्यान से,
मतलब वेलोसिटी नहीं निकालना, छोड़ो वेलोसिटी निकालनी नहीं, वेलोसिटी वाली बात में। पहले मैंने क्या कहा था कि किसी भी मीडियम का सिंपल सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो भैया आर आई ऑफ अ ग्लास कितना होगा, आर आई ऑफ ग्लास हो जाएगा सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक, क्या हो जाएगा ये, सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू जी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करती है। इसी तरीके से मैं वाटर को क्या लिख सकता हूँ, म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू यानी कि सी अपॉन वी डब्ल्यू। देखो फिर से समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ये वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, यहाँ से अगर मैं वी जी निकालना चाहूँ तो वी जी क्या हो जाएगा, वी जी हो जाएगा सी अपॉन म्यू जी, और वी डब्ल्यू हो जाएगा सी अपॉन म्यू डब्ल्यू। अब यहाँ से एक अच्छी चीज़ निकल के आई, हमारे पास पहले अभी क्या आया था, मैंने निकाला था डब्ल्यू म्यू जी, कितना आया था, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। ठीक, डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। वी डब्ल्यू क्या है, सी अपॉन म्यू डब्ल्यू। वी जी क्या है, सी अपॉन म्यू जी, इसी को मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय म्यू जी बाई सी, सी से सी कट गया, हेंस म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। फिर से समझ लो कि भैया अगर हम लोगों ने सिंपली कहा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मैंने कहा भैया डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा है। ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है, वैक्यूम में। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमेशा बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा छोटा रहेगा। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, यानी कि जो भी नंबर प्रोड्यूस होगा वो 1 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, आ गई ये बात समझ में, बस। तो अब इधर से ये एक चीज़ आ गई, ये दूसरी चीज़ आ गई, दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। क्या लिख सकता हूँ मैं, अब इतनी जो मेहनत की इसको हटा सकते हैं, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी जी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। ठीक है, अभी एक और चीज़ डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको मतलब कंक्लूजन पे लेके आते हैं। ठीक है, एक फार्मूला हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अभी भी इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग अभी इस वाले चीज़ में। क्या पढ़ा है, v इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो अगर मेरे को v निकालना है, क्या लिख सकता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। और लैम्डा जैसे मैंने बता रखा है कि भैया अलग अलग होता है अलग अलग लाइट का, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेड का अलग, ब्लू का अलग, वाइट का अलग, येलो, मतलब वाइट का नहीं सॉरी, येलो का अलग। नहीं देखा आपने अगर वो वीडियो तो आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से शायद ऑप्टिक्स का पहला वीडियो था। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एक चीज़। तो यार अगर मेरे पास दो अलग अलग लाइट की रेज हैं, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक, मेरे पास, चलो अच्छा एक ही लाइट है, देखो दो चीज़ें होती हैं, मतलब दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ध्यान सुनना, दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है। एक प्रॉपर्टी जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाने में चेंज हो जाए, और दूसरी प्रॉपर्टी जो मीडियम 1 में भी वही रहे, मीडियम 2 में भी वही रहे, मीडियम 3 में भी वही रहे। मतलब सिंपल सा दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ और एक जो चेंज हो जाती हैं। तो जो चेंज हो जाती है वो कौन कौन सी होती हैं, जो चेंज होती हैं वो होती है वेलोसिटी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, एम्पलीट्यूड, इस टाइप की प्रॉपर्टीज। जैसे वेलोसिटी हम सभी जानते हैं, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा। ठीक, वेवलेंथ चेंज होती है, इंटेंसिटी वगैरह वगैरह। ठीक, तो जैसे मान लो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, सुनना ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, वही एक सेम ही लाइट है, सपोज कर लो ग्रीन कलर की है, तो वही ग्रीन कलर की लाइट रे वाटर में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वाटर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, दोनों में कांस्टेंट रहेगी। मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होंगी वो कौन कौन सी होंगी, फ्रीक्वेंसी, उस लाइट का कलर और उस लाइट का फेज, जो कि आगे पढ़ने में आएगा। ठीक है, फेज छोड़ दो,
दो चीज़ समझ लो, एक फ्रीक्वेंसी और एक कलर, ठीक है। तो अगर मेरे को वेलोसिटी निकालना है एक लाइट रे का वाटर में, तो क्या होगा, वेलोसिटी इन वाटर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, जो कि कांस्टेंट रहेगी जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, और लैम्डा डब्ल्यू वाटर में उसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये जो है मीडियम टू मीडियम चेंज हो जाती है वेवलेंथ, ठीक। और यही चीज़ अगर ग्लास में हो तो वी जी कितना हो जाएगा, वी जी इज इक्वल टू एफ लैम्डा जी। ये चैप्टर मेरे को पता है थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टिपिकल है, आप इस चैप्टर को बुक से भी पढ़िएगा, वीडियो भी मतलब उसी के मतलब एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो देख के बुक से पढ़ लीजिएगा, एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लेना, और वीडियो चाहो तो एक से ज़्यादा बार देख लेना अगर ना समझ में आए तो, क्योंकि मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मेरा ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ा गया है, कि जो चीज़ मेरे को पहले बतानी चाहिए तो मैंने बाद में बताई, जो बाद में बतानी चाहिए वो पहले बताई, इस वजह से आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हुई हो, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। एक ही चीज़ को 2-3 बार बता रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ मैनेजर। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ रखूँ, वी डब्ल्यू की जगह पर रख दो एफ लैम्डा डब्ल्यू, और वी जी की जगह पर रख दो एफ लैम्डा जी, क्या निकला, फाइनली एफ एफ फिर से कट गया, लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा जी, आ गई ये चीज़ फिर से एक बार। ये हो गया हमारा फाइनल कंक्लूजन, हटाओ ये सब, ये यहाँ से हमारे पास ये निकल के आता है भैया, अगर हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और 2, मेरे को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2, या तो ये हो सकता है, या फिर μ2 अपॉन μ1, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाले मीडियम का नीचे रहेगा और जिसका निकालना है उसका ऊपर रहेगा, ठीक है। और ये कौन सा वाला है, ये भैया वैक्यूम वाला है, ये जो यहाँ पर μ2 यूज़ किया मैंने, ये 2 का म्यू है किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ये 1 का म्यू है किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों का म्यू एक दूसरे के रिस्पेक्ट में μ2 अपॉन μ1 से निकलेगा, ठीक है। और तीसरा वाला हो गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक। बस ये आ गया हमारा फाइनल कंक्लूजन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से हमने इतनी मेहनत करी, ठीक। दैट इज़ इट, इतना ही था। तो अब आगे देखें क्या बचा है। देखो यार, ये सब तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हो गया हो गया हो गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, बाकी तो सब ठीक ही है। आगे हमारे पास अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ इन 2 मीडियम्स, दो अलग अलग मीडियम्स में वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। हम लोगों ने जो वेवलेंथ वाली बात करी, अगर ये देखेंगे दो अलग अलग मीडियम्स में वेवलेंथ की क्या रिलेशनशिप होती है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक। वेवलेंथ को अलग कर दो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज़ इक्वल टू एफ अपॉन वी, ठीक हो जाएगा। अब क्या करो, ठीक है, इसको कर दो लैम्डा 1 v1, और इसी तरीके से एक और ले लो, लैम्डा 2 इज इक्वल टू एफ अपॉन v2, एफ अपॉन v2, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूँ। कैसे कर पाऊँगा, इस v1 को इधर ले आओ, समझना ध्यान से ये बात, ये जो v1 है इसको एक साइड ले आओ, वैसे मैंने उल्टा लिख रखा है, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे होगा, v1 अपॉन एफ, और ये यहाँ पर v2 अपॉन एफ, ठीक, ओके। अब f को एक तरफ ले आओ, अगर f, क्योंकि f जो है वो कांस्टेंट है, तभी मैं इस इक्वेशन को इक्वेट कर पाऊंगा। अगर मैं f को एक तरफ ले आता तो v1 अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा, और दूसरे वाले f में हो जाएगा v2 अपॉन लैम्डा 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब ये भी इधर भी f है, इधर भी f है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूँ। मेरे पास आ जाएगा क्या, v1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स v2 अपॉन लैम्डा 2। अब मुझे फाइनली करना क्या है, मेरे को एक चीज़ निकालनी है, क्या निकालनी है उसके बारे में 2 मिनट बाद बात करते हैं। इसको एक स्टेप और फॉरवर्ड ले जाते हैं, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना, ये वाला, इसके साथ जादू करने वाले हम लोग, इसको हम लोग देख के कह सकते हैं वेलोसिटी
ऑफ सेकंड मीडियम और ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इधर से मैंने क्या कंक्लूड कर दिया भैया, समझना ज़रा। म्यू टू वन, म्यू ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो विद रिस्पेक्ट टू वाले मीडियम की वेलोसिटी ऊपर, जिसका निकालना है उसकी वेलोसिटी नीचे। है ये बात सही? जिसका निकालना है विद रिस्पेक्ट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाला मीडियम ऊपर, ठीक, और जिसका निकालना है वो नीचे। तो 1 म्यू टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। अब यहाँ से मेरे को एग्जैक्टली निकालना क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेव लेंथ्स आ गई मेरे पास। कितनी आ गई? लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन 1 म्यू टू। फाइनल फॉर्मूला इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन 1 म्यू टू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। चलो, कुछ हो तो फिर पूछ भी लेना यार, ठीक है। बस इसके आगे तो कुछ है नहीं हमारे पास। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या होगी कि जो किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करे। पहला, नेचर ऑफ मीडियम की भैया वो मीडियम बना किससे है। ठीक, मीडियम बना किससे है, जिससे भी बना है, अगर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ठीक, और वो मीडियम क्या माना जाएगा, डेंस माना जाएगा। और अगर किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, उसको रेयर माना जाएगा। ठीक है, ठीक। अगली चीज़, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर की वजह से स्पीड ऑफ लाइट जो है इंक्रीज़ करेगी, इसलिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगी। ठीक है, उसके बाद कलर ऑफ द लाइट भी फ़र्क डालता है। देखो यार, अगर लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, तीन अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट है तुम्हारे पास, तुमने तीनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया वैक्यूम में। अगर वैक्यूम में किया तो तीनों की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तीनों की स्पीड कांस्टेंट, जैसे हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक, ये जो फार्मूला काम करता है ना, ये वेलोसिटी निकालने के लिए काम करता है, लेकिन वैक्यूम में नहीं, क्योंकि वैक्यूम में लैम्डा जिसका चाहे जितना भी हो, वेलोसिटी सबकी सेम रहती है। ठीक है, तो लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, अगर ये वैक्यूम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इनको किसी मीडियम में डालोगे, इनके साथ ऐसा कुछ करोगे, तो इनकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब वो कैसे कम ज़्यादा होगी, देखो, जिसका लैम्डा, सुनना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, जिसका लैम्डा जितना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो भैया कलर पे भी डिपेंड करना चाहिए ना, क्योंकि अलग अलग कलर की अलग अलग लैम्डा होती है। रेड की लैम्डा कितनी होती है, 800 नैनोमीटर, और वॉयलेट की लैम्डा कितनी होती है, 450 नैनोमीटर। आ गया डिफरेंस, आ गया। तो इससे देखा जाए तो भैया सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई मीडियम अगर किसी को प्रोवाइड करता है तो वो है वॉयलेट को। क्यों? इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, सॉरी इसकी वेवलेंथ कम है, तो इसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो कोई भी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट को ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, रेड के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होगा। ठीक, उसके बाद एक और चीज़ आती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। इसमें हमें मतलब कुछ पढ़ना नहीं है, सिंपल सा इतना समझ लो कि अगर 1 म्यू टू तुम्हारे पास है, जो भी है, ठीक है, अगर तुम इससे, मतलब अगर तुम इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, अगर तुम इसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल ना करो, मतलब ऐसे समझो, रुको बता रहा हूँ। ये 1 के इक्वल होता है, यानी कि 1 म्यू टू एंड 2 म्यू वन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। ये इनका जो प्रोडक्ट होता है ये 1 होता है। कैसे होता है देखो,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी एक चीज़ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास ये भी एक तरीका होता है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए नहीं है, ऐसे मतलब जैसा मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी निकल जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये कितना हो जाएगा, ये उसी का उल्टा हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई। कट गया, 1 आ गया। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1, ठीक। इसमें कुछ खास है नहीं, ऐसी सिंपल वाली चीज़ है। बाकी आ जाता है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब हमारे पास ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये समझने वाली बात है कि इसमें जो है हमें रिफ्रैक्शन नहीं देखना, इसमें हमें एग्जैक्टली मतलब इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखना है, हमें इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। लेकिन अगर छोटे से कुछ इसमें बात करें तो ये हमारे पास जो होता है इसका वर्किंग मैकेनिज्म, हाँ, इसमें हमें करवाना ये है इनसे कि चलो पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलो अच्छा, बस इतने में ही देखते हैं, जो छूटा होगा फिर वो दोबारा बना लेंगे, ठीक है। इसमें जो लाइट अंदर घुसी ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक। इसमें एक और तीसरी रे भी आती है, इंसिडेंट रे हो गई ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई आपकी इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे मतलब जो रे लास्ट में निकली, जो रे हम लोगों को लास्ट में मिली, जो लास्ट में इमर्ज हुई, इमर्जेंट रे, ठीक। ये एंगल आपके पास होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। ये एंगल आपके पास होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस वाले केस में जब इससे देखो, इसमें दो बाउंड्री हैं यार, एक ये एयर, ये ग्लास, फिर ये ग्लास, ये एयर, इसमें दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक रिफ्रैक्शन यहाँ, एक रिफ्रैक्शन यहाँ। एक रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये आपका आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। दूसरे रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये आपका आई की तरह काम करेगा और ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 ऐसा है, ये वाला जो आर है, ये आर और ये आई दोनों इक्वल हैं, और ये बाहर वाला आई और ये बाहर वाला आर ये दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने कि भाई ये और ये एंगल इक्वल आते हैं। इनको अगर तुम थोड़ा उससे मैथमेटिक्स से भी सॉल्व करना चाहो, ये तो तुम्हारे पास पैरेलल लाइंस हो गई, इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। अगर तुम इसको थोड़ा इस टाइप से भी रिलेट करके देखो तो तुम इसको भी सॉल्व कर पाओगे। दोनों साइड नॉर्मल कीजिए तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। समझ रहे हो बात। और ये तो इक्वल हो ही गए फिर। मतलब यार ये आपके पास एक लाइन है, एक नॉर्मल, ये दूसरी नॉर्मल, ठीक। ये इधर से इधर तक एक लाइन खींच दी। यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, यही चीज़ यहाँ पर भी तो है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। फिर दूसरी चीज़ मेरे को क्या दिख रही है, ये एंगल, ये तो दूसरी चीज़ हो गई, फिर इसको छोड़ दो, इन दोनों को देख लो, ठीक है। और बाकी ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दो रिफ्रैक्शन होंगे तो एक इंसिडेंट रे प्रोड्यूस होगी, एक रिफ्रैक्टेड रे प्रोड्यूस होगी। फिर यही रिफ्रैक्टेड रे इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट रे की तरह काम करेगी। फिर ये यहाँ से एक इमर्जेंट रे निकलेगी जो कि एक तरीके की रिफ्रैक्टेड रे ही होगी। बस यही इसका वर्किंग मैकेनिज्म है, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमसे क्या कहेगा, हमसे ये कहेगा, एक एक्सपेरिमेंट टाइप का दिया हुआ है कि आप जाके ऐसे ही किसी बोर्ड पे एक पेपर रखो, पेपर के ऊपर एक ग्लास स्लैब को प्लेस करो, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि मेरे पास ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब रख दिया मैंने। अब आप क्या करो, इस ग्लास स्लैब पे ऐसे ऐसे करके बाउंड्री बना दो, इसकी जो भी बाउंड्री बननी चाहिए। लो भैया बना दी। वैसे मैंने बाउंड्री फ्री हैंड बनाई थी, लेकिन ये इसके साइज़ की आगे बड़ी अजीब बात है, ठीक है। अब आप इस ब्लॉक को हटाओ, इसकी बाउंड्री बना लो। बाउंड्री बनाने के बाद इसमें एक लाइन खींच दो। कैसे,
प्रोटेक्टर से या जैसे भी आप एक लाइन खींच दो इसमें, ये खींच दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक नॉर्मल भी बना दिया मैंने, ये भी कह रहा है मेरे से बना दिए, चलो। अब ये कह रहा है फिर से ये ब्लॉक वैसे ही रख दो जैसे रखा हुआ था, वो भी कर दिया मैंने। अब ये कह रहा है यहाँ पर आप 2 पिन लगा दो, एक पिन यहाँ लगा दो, एक पिन यहाँ लगा दो। अब फाइनली करना क्या है, अब आपको यहाँ पर अपना मुंह रख के देखना है, आपको यहाँ पर अपना सर रखना है ऐसे करके, मतलब नीचे से झुक के आपको देखना है कि भैया ये दोनों मेरे को कहाँ पे दिख रही हैं। जहाँ पे भी दिख रही होंगी उन्हीं के सीध में 1-2 और लगा दूंगा मैं, ठीक है। उन्हीं की सीध में 2 पिंस और लगा दूंगा मैं। अब मेरे को पता नहीं मैं कहाँ लगा रहा हूँ, बस मेरे को अंदाजे के हिसाब से जहाँ मेरे को इधर से सपोज ये मेरी आँख है, आँख से देखने में मेरे को जहाँ कहीं भी दिख रहा है कि हाँ इनके बेसेस मैच कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल कोलिनियर आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के कोलिनियर आ रहे हैं, जहाँ पे मेरे को ऐसा लगेगा वहाँ मैं 2 और पिंस रख दूंगा, ठीक। अब इसको हटा दूंगा मैं। अब क्या किया जाए, अब इनको ज्वाइन कर दो और ये जो बचा कुछ है इसको भी ज्वाइन कर दो। वैसे तो यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा फिगर बनना नहीं चाहिए, फिगर गलत है। बस ठीक, तो उसने हमसे कहा 2 पिन यहाँ लगा दो, 2 पिन यहाँ लगा दो। फाइनली चेक करो है क्या हुआ क्या। अब वो कहेगा कि भैया यहाँ पर ये एंगल आई आर मेजर करो और फिर इनका देखो एक्सपेरिमेंट करो। क्या कहेगा ये भी पढ़ लेते हैं। चलो, हमें इस वाले नॉर्मल से कोई मतलब नहीं, हमें बस इन दोनों से मतलब है। तो ये हमसे क्या कहेगा, मेजर द एंगल्स आई एंड आर। इसमें आई हमारे पास ये है, आर हमारे पास ये है, ठीक है। आई और आर मेजर कर लिया। अब ये इनसे हमारे साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालेगा, दोनों को रेशियो निकलवाएगा और फिर चेक करेगा कि क्या ये रेशियो कांस्टेंट आ रहा है हर एक कंडीशन के लिए। बस इतनी सी बात। या फिर ये हमसे कह रहा भैया या तो आप ये काम कर लो, ये नहीं करना आपको, बड़े आलसी टाइप के हो तो मत करो, ये भी छोड़ दो। सिंपल सा आप क्या करो, 2 मतलब एक यहाँ पर कंपास रखा और एक सर्कल बना दिया, ये बन गया सर्कल सपोज, ठीक है। वैसे सर्कल अच्छा है, मतलब सही नहीं है, चलो ठीक है, सर्कल बना दिया। अब क्या करो, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस से लेकर के इधर नॉर्मल तक एक लाइन खींचो, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है ये, ठीक। वही चीज़ यहाँ भी करो तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है ये। अब इसने क्या कहा भैया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक। अब ये हमारे पास एंगल आई है, ये हमारे पास एंगल आर है। उसने कहा आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, जो आपको कुछ नहीं करना मत करो, आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। साइन आई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है, यानी कि सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी हमसे क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आप ये और ये जो है, ये जो आपके पास बना ये ट्राइंगल का ये वाला जो लाइन है, इसका सपोज कर लो, इसका हमने नाम दे दिया ABCDE। तो ये हमसे कह रहा है कि भैया AB अपॉन CA कर दो, AB अपॉन CA कर दो, और साइन R निकालने के लिए परपेंडिकुलर DE अपॉन EC कर दो। बस ये हमसे इतना कह रहा है। और ये हमसे कह रहा है कि भैया बार बार अब चेक करो कि क्या आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बस ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है। और हाँ, एक चीज़ मैंने बताई नहीं यार, बताना भूल गया। मेरे को लग रहा था कि मैं इसमें ग्लास स्लैब में कुछ छोड़ रहा हूँ। ये जो 2 लाइनें बनी ना कि इस रे को ऐसे जाना चाहिए था पर अब ये जा ऐसे रही है, ठीक है। इनके बीच के इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बस इससे ज़्यादा तो फिर कुछ है ही नहीं अपने पास इंपॉर्टेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसे, ठीक है ना। और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है भैया, ये डिपेंड करती है थिकनेस, कितना मतलब थिक ब्लॉक है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, और तीसरा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी ग्लास का है, या ऐसे हम लोगों ने कोई वाटर का स्लैब ले लिया, या ऐसा कुछ भी समझ लो, ठीक है। फिर अब आखिरी चीज़ जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। आखिरी चीज़ है हमारे पास थिक मिरर या फिर इसी को सिल्वर्ड ग्लास स्लैब भी कहते हैं।
यानी कि एक ऐसी ग्लास स्लैब है जो कि इस साइड में सिल्वर है। तो इसमें होता क्या है, इसमें इसने हमें ये बताया कि यार सेकंड वाली जो इमेज बनती है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होती है। क्यों ब्राइट होती है, इसका फिगर कुछ ऐसा समझ लो आप। चलो, अब ये यहाँ पर एक लाइट पड़ी, ये उठ गई, ये पड़ी, ये उठ गई। ठीक, अब ये क्या कहेगा, ये देखो ये यहाँ से गई, पहले तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, थोड़ा सा परसेंटेज जो है इसका वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो मेरे को दिखेगा, और ये बहुत हल्का सा होगा। फिर ये क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो लाइट पड़ी, अब ये यहाँ से बड़े मतलब धक्के के साथ, बड़े पुश के साथ निकलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, साथ में ये देखो कि ये ग्लास ने इस लाइट को रिफ्लेक्ट भी किया ना, इस ग्लास ने इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, तो ये आगे तक चली जाएगी। फिर मेन जो लाइट है वो यहाँ चली गई, मेजॉरिटी लाइट, तो इस साइड में ब्राइटनेस, दूसरी इमेज की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जो बची कुची लाइट है वो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से थोड़ा पुश हो गई, ये हल्की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट की रेज ज़्यादा थी, इंटेंसिटी ज़्यादा थी, तो वो बाहर निकल गई। अब यहाँ पर इंटेंसिटी ही कम बची है, अब जिसको चाहे जितनी ताकत से रिफ्लेक्ट कर ले और ज़्यादा ब्राइट जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ कि सबसे ब्राइट जो बनी वो ये वाली बनेगी, सेकेंड वाली बनेगी इन ईच एंड एवरी केस। दैट इज़ इट। अब अगले वाले में हम लोग इसके देख लें, अगर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं तो, हाँ इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें हैं तो चलिए वो देख लेंगे अगले वाले में। सो टिल देन, टेक केयर, बाय, सी यू, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ओके, थैंक यू।